नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों, आज जिस विषय में मैं बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, वो नावी लोन ऐप के रिलेटेड है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि 2-3 महीने से मेरा फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो मतलब डाउनग्रेड जाने के कारण मैं काफ़ी लोन ऐप्स का पेमेंट रोक दिया था और उसे चुका नहीं पा रहा था। अभी भी मेरा हालत वैसा ही बना हुआ है और हाल ही में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे जो छोटा लोन है मेरा, वो मैंने क्लोज कराया है, सेटल कराया है और एक्चुअली दोस्तों नावी का ही है। तो दोस्तों विस्तार से बात करेंगे इस विषय में कि नावी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर नावी का ऐसा हिसाब है कि अगर आपने एक भी ईएमआई उनका ड्यू कर दिया, मतलब ये ईएमआई आपका ओवर ड्यू चला गया, उसको चुकाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ दोस्तों, आप जरूर सोचिएगा। अगर आपका ड्यू हुआ है तो आपको भी ये मालूम है, क्योंकि एक तो उनका एक चार्ज लगता है दोस्तों 295 का, जो ये ईसीएस बाउंस का चार्ज होता है, और एक जो पनिशमेंट आपको मिलता है हर एक हफ्ता। उनका पहला जो हफ्ता आपका जाएगा उसमें 200 लगेगा, उसके बाद लगेगा आपका 400, उसके बाद लगेगा 600। हर एक हफ्ता एक नया स्लैब में उनका चार्जेस काटा जाता है और उसके ऊपर भी बीच बीच में कभी कभी इंटरेस्ट भी जाता है। इंटरेस्ट भी वो लोग लेते हैं उस ओवरड्यू पर हाँ, वो इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, पर लेट फी का जो मतलब उनका जो चार्जेस वो इतना हाई है दोस्तों कि एक ईएमआई ड्यू अगर आपका हो गया, अगर वो ईएमआई 2500 का है, वो एक ही महीने में 5000 हो जाएगा दोस्तों। मैं काफ़ी चिंता में आ गया था, अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या होगा। एक्चुअली दोस्तों मैंने 15,000 का ही मतलब लोन उनसे लिया था और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं काफ़ी चिंता में आ गया था कि ऐसा अगर चलता रहा तो ये शायद मेरा 15,000 40,000 न बन जाए। दोस्तों, उनका एक ही ईएमआई में दे पाया। अगर ये रह गया सर्विस चार्जेस वगैरह के बाद। दूसरा और एक चीज, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या रिकवरी एजेंट का हैरेसमेंट मुझे झेलना पड़ा, नहीं झेलना पड़ा। उसका कारण मैं ही हूं दोस्तों। हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये हिदायत देता हूं कि अगर कहीं पे भी आपका लोन ओवरड्यू हो चुका हो या फिर डिफॉल्ट हो चुका हो ईएमआई, कृपया कंपनी को मेल जरूर कर दीजिए। कंपनी को आप ईमेल कर देते हैं, कंपनी के ग्रीवेंस टीम को मेल कर देते हैं, कंपनी के कस्टमर केयर को मेल दे देते हैं, उसमें भविष्य में आपका ही फायदा है दोस्तों। एक तो कंपनी को आपके हालात के बारे में आपने अवगत करा दिया, और दूसरा फ्यूचर में कंपनी आपके ऊपर कभी भी लीगल एक्शन या फिर फ्रॉड का तकमा आपके ऊपर नहीं लगा पाएगा। ये एक मेल काफी फायदेमंद होता है दोस्तों, और इसी मेल जो है, इसका सीढ़ी चढ़ते मैंने फाइनली मेरा लोन सेटल भी कराया है। क्या प्रोसेस रहा, मैं सब कुछ विस्तार में इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें उन लोगों का भी क्वेश्चन छुपा है, अगर आप इसका पेमेंट एकदम ही ना दे तो क्या प्रोसेस आपके साथ भी हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रिकवरी एजेंट्स का कॉल उठाता नहीं और मैं डायरेक्ट कंपनी के साथ ही वार्तालाप रखना पसंद करता हूं। मैंने मेल कंपनी को कर दिया था। मेरा जैसे ही मेरा ईएमआई ड्यू हो गया था और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था, मैंने कंपनी को अवगत करा दिया था। कंपनी के ग्रीवेंस टीम को भी मैं अवगत करा चुका था। फिर भी मुझे एक दिन चेक करना था कि उनके रिकवरी एजेंट्स जो है, जो टेलीकॉलर्स है, वो कैसे बातचीत करते हैं। एक दिन एक लड़की का फोन मेरे पास आया है और वो मोहतरमा जिस अंदाज से मुझसे बात मतलब करी उन्होंने, वो उनका जो टोन है वो काफी मतलब हैरासिंग था। हाँ, गाली गलौज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हाँ उनका टोन जो है वो ठीक नहीं था। क्योंकि आरबीआई का ये सख्त हिदायत है हर एक लेंडिंग पार्टनर्स को या फिर लेंडिंग एप्स को कि कस्टमर के साथ आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये आरबीआई का रूल है।
जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऊंचे आवाज में बात करने की कोशिश किया गया, क्योंकि मैंने भी उस लड़की को जवाब तो दिया, क्योंकि आप कौन हो, हु आर यू, बिकॉज आई एम इन टच विद द कंपनी, सो हु आर यू, मैंने उस लड़की को पूछा। पर वो लड़की अपने टूटी फूटी इंग्लिश में क्या कुछ बोलती रही, मुझे कुछ मालूम नहीं चला फ्रैंकली। बट मैंने उस लड़की के अगेंस्ट पे या नावी के अगेंस्ट पे मैंने एनसीएच पे भी कंप्लेन दायर कराया था। हाँ दोस्तों, एनसीएच है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। और अगर कोई भी लोन ऐप आपके साथ, मतलब आप लोन ऐप से मानसिक जो उत्पीड़न है उसका शिकार हो रहे हो, तो आप उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट पे कंप्लेन एनसीएच पे जरूर दायर कराएं। मैंने भी दर्ज कराया दोस्तों। मैंने कंपनी को भी मेल करा इस विषय में और ग्रीवेंस टीम को भी कंप्लेन करा, और उनका जो नावी का जो ट्विटर हैंडल है वहां पे भी मैंने ट्विटर टीम को संपर्क किया। 4 जगह पर मैंने कंप्लेन डाल दी। जितना जितना जगह मुझे मालूम चला कि यहाँ पे मुझे देना चाहिए, मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन दे दिया था। उसके बाद हाँ, ऐसा मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, नावी का जो ग्रीवेंस टीम है, नावी का कस्टमर केयर डेस्क है, वो काफी जेंटलमैन है दोस्तों। रिकवरी और कलेक्शन टीम का अगर आप छोड़ देते हैं ना दोस्तों, नावी का अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे, उनका सर्विस काफी बढ़िया है। चार्जेस वगैरह छोड़ दीजिए, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं व्यवहार को जांच करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या नावी का कस्टमर डेस्क भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है कि जो रिकवरी एजेंट कर रहा है। बट मुझे उस वहां से काफी फ्रूटफुल रिप्लाई मिला दोस्तों, और फ्रूटफुल रिप्लाई यही था दोस्तों कि उन्होंने सख्त हिदायत दिया था उस लड़की को, क्या जो जिन्होंने मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात की, कि ये कस्टमर के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था, और आगे से ये गलती ना हो पाए किसी भी कस्टमर के साथ। लड़की का मुझे फोन भी आया था, आई एम वेरी सॉरी सर कि पर मेरा वो नहीं था। पर मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मैंने उस लड़की को भला बुरा कुछ ना कह के मैंने कहा कि देखिए ये आपका ड्यूटी था, पर ऐसे आवाज में सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप किसी के साथ भी बात ना करिए। अगर कस्टमर देना भी चाहे पेमेंट और आपने उसका मानसिक उत्पीड़न कर दिया, ट्रॉमाटाइज्ड कर दिया उसे और हैरासमेंट कर दिया उसका, तो वो चाहते हुए भी कहेगा कि हिम्मत है तो ले लो पेमेंट। बिल्कुल मैंने यही बात कहा। ये चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों। अभी आते इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे। क्या मेरे घर में रिकवरी एजेंट आए थे? नहीं आए हैं दोस्तों। 3-4 महीना मैंने लगातार ईएमआई डिफॉल्ट करने के बाद भी नहीं आया। हाँ, क्या आते हैं वो लोग? बिल्कुल आते हैं दोस्तों। पर एक चीज समझ के चलिए, मैंने, क्योंकि मैं जब भी किसी भी लोन ऐप से लोन लिया हूँ और मैं पूरा रिसर्च रखता हूँ एक सब्जेक्ट के ऊपर, फिर मैं जाके वीडियो बनाता हूँ, और मुझे इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ उसमें। दोस्तों समझ के चलिए कि नावी का जो रिकवरी जो टीम है, वो पहले तो आपका टेलीकॉलर जो उनका है वो ही फोन करता है। पर हाँ, नावी का जो थर्ड पार्टी एजेंसी के साथ भी नावी का टाई अप है, और ये हर एक मतलब स्टेट में है दोस्तों। हर एक स्टेट का जो मेन सिटी होता है उधर ही उनका थर्ड पार्टी एजेंसी काम करता है। तो मान के चलिए अगर आप असम में है तो गुवाहाटी में उसका सेंटर होगा। आप अगर डिब्रूगढ़, धुबरी इन सब में रहे तो रिकवरी एजेंट, जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, उनका रीच वहां तक नहीं है, गांव में नहीं है, और काफी शायद शहर पे भी नहीं है, सिर्फ मेन सिटी में है। जैसे कि मतलब मान के चलिए वो कैपिटल सिटी अगर हो, कहूं मैं, किसी भी स्टेट का कैपिटल सिटी में ही उनका रीच है। अगर आप कैपिटल सिटी के अंदर रह गए तो आपके घर में विजिट जरूर हो सकता है। पर हाँ, अगर आप कैपिटल सिटी के बाहर हो गए तो वहां पे विजिट अभी तक आज तक नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे घर पे भी कोई नहीं आया। हाँ, हो सकता है कि मैंने ग्रीवेंस टीम को मेल से पहले ही अवगत करा दिया मेरे विषय में, तो वो नहीं हुआ। क्या कोई लीगल नोटिस भी आया था मेरे घर में? कोई लीगल नोटिस नहीं आया है दोस्तों, इतना मैं बता सकता हूँ। दोस्तों काफी आर्टिकल्स में मैं ये भी पढ़ता हूँ कि नावी जो है वो कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और मेरे काफी दोस्तों ने भी दिया है, तो नावी को इस विषय में भी मैं क्लीन चिट दूंगा। नावी ने किसी का भी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आज तक मेरे कानों में या फिर कोई प्रूफ नहीं आया मेरे पास कि वो लोग करते हैं। रेफरेंस पे कॉल वो लोग कर सकते हैं, पर वो भी उन्होंने किया नहीं है, उनके पास नंबर अवेलेबल रहते हुए भी। एक चीज समझ लीजिएगा दोस्तों, हाँ, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस था वो मेरे पापा थे और मेरे माँ थे।
तो उनके पास कॉल नहीं आया, ये मैं तो जानता हूँ। और एक चीज है दोस्तों, रेफरेंस में कॉल कब करना चाहिए? रेफरेंस में कॉल तब करना चाहिए जब कस्टमर आउट ऑफ रीच हो गया हो। और रेफरेंस को कॉल करके आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हैरासमेंट नहीं कर सकते, बस इतना पूछ सकते हैं कि जो कस्टमर है वो कहाँ है, क्या उनसे बात करा सकते हैं, बस इतना ही पूछना लोन रिकवरी का दायित्व है। इससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं पूछ सकते। मेरे केस में रेफरेंस के पास कॉल ना जाने का और भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ग्रीवेंस टीम और कंपनी को पहले ही मालूम था, और मैंने जो कम्युनिकेशन है मेल के द्वारा बनाए रखा था दोस्तों, क्योंकि मैंने उनको मेल कर दिया था, तो वो लोग मेरे मतलब नंबर पे अगर फोन ना आए, कम्युनिकेशन अब किसी भी हालात में एक मतलब वन वे भी अगर आपका खुला होगा दोस्तों, तो कम्युनिकेशन ही माना जाएगा। मेरे लिए ईमेल कम्युनिकेशन काफी बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका रिकवरी एजेंट का कॉल उठा के माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और रिकवरी एजेंट को आप अपना हालत बताएंगे, वो कंपनी को बताएगा ही नहीं, वो अपना टीएल को बताता रहेगा। और कंपनी इस बीच अगर आपका 2-3 ईएमआई ड्यूज हो गए, कंपनी यही सोचेगा दोस्तों कि कस्टमर काफी ढीठ है और इनसे रिकवरी करना मुश्किल हो रहा है, और कंपनी शायद लीगल नोटिस भी भेज सकती है। लीगल नोटिस वगैरह का जो भी हालात है वो मैंने मेरे वीडियोस में, चैनल में आप चेक कर लीजिएगा क्या होता है आखिर वो लीगल नोटिस, आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अल्टीमेट पॉइंट इज, अगर आपके पास पेमेंट है आप पेमेंट करिए। नावी का अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करेंगे, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 2500 अपने रखे हैं ईएमआई, तो 5000 हो जाएगा एक ही महीने के अंदर। तो इसमें आपको ये करना है दोस्तों कि जब भी एजेंट का कॉल आता है ना दोस्तों, तो वो लोग आपका जो भी लेट फाइन लगता है वो काट देते हैं। तो उनका कॉल कभी कभी आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा रकम जमा करके आप फोन कर सकते हैं। अगर आपके पास होता है, आपका फाइनेंशियल हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट फीन हटा दीजिए, तो वो लोग नहीं हटाते, इतना तो मैंने एक्सपीरियंस कर दिया है। पर हाँ, मेरा हालात ऐसा था कि ना मैं इसे दे पाता, तो मैंने रिकवरी कॉल को टोटली इग्नोर कर दिया। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, रिकवरी एजेंट हटा देंगे, आप पेमेंट थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और अगर आपके पास वास्तव में अभी इतना अपना फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से आपका डाउन है, आपका सेल मतलब मान के चलिए आपका सर्विस लॉस, जॉब लॉस है, आपका बिजनेस लॉस है, या फिर आपके घर में किसी का भी मेडिकल इशू चल रहा है, तो आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में आ चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का ट्रैप में आ चुके हैं। तो इस हालात में आपको यही करना है दोस्तों, वेट फॉर द सेटलमेंट। क्योंकि दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, हाँ ये सोच के भी आप करना दोस्तों, हर एक आदमी का अपना अपना एक हालात होना चाहिए। जैसे कि मैंने काफी सोचने के बाद इसमें सेटलमेंट पे गया, क्योंकि देखिए मेरा अभी उम्र है दोस्तों 30। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मैंने मेरे पैर पे मार लिया है। अभी आगे जाके अगर मुझे लोन लेने होंगे, पता नहीं कुछ जुगाड़ तो लगाऊंगा, पर हो पाएगा मालूम नहीं। हाँ एक चीज तो है, सिविल को सुधारने में अभी पूरा जिंदगी अगर मैं दांव पे लगा दूं फिर भी शायद ना हो पाएगा। तो हाँ एक चीज मैं बता पाऊंगा दोस्तों कि आजकल हो क्या रहा है कि नावी हो या जो भी डिजिटल लेंडिंग पार्टनर्स है या फिर एप्स है दोस्तों, वो लोग सेटलमेंट करते तो है, पर सिविल में अपडेट यही करते हैं कि फुल पेमेंट हो गया है कस्टमर का, लोन क्लोज कर देते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी दोस्तों एनपीएस का खाता रखना पसंद नहीं करते, ये आप मान के चलिए। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ मैं जानता हूं, हाँ पर हो सकता है ये, क्योंकि मैंने सेटलमेंट करा लिया है। और कितने में कराया है देख लीजिए, इतने में मैंने करा दिया मेरा सेटलमेंट, 15,000 का इतने में आया। हाँ मैं करा दिया है, मैंने कर लिया है सेटलमेंट, पर फिर भी अभी तक कोई भी सिविल में अपडेट उसका है नहीं, पर कंपनी की तरफ से वो लोन क्लोज हो चुका। दोस्तों कुछ बातें मैं और बताना चाहूंगा। आप सेटलमेंट तभी करिएगा जब आपका जो फाइनेंशियल हालात है ना, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो बिल्कुल आईसीयू में जा चुका हो। ये मैं आपको एक एज ए ब्रदर आप बता सकते हैं, मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपको। बट हाँ दोस्तों, अगर नावी का पूछे कि भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मिला जुला के रहा, मीठा तीखा, ऐसा ही आप कह सकते हैं।
और एक चीज मैं आपको एक हिदायत दूंगा दोस्तों की, जब भी आप सेटलमेंट करें रिकवरी एजेंट के थ्रू ना करें, या फिर जो यूट्यूब बाबास है उनके थ्रू भी ना करें। आप डायरेक्ट कंपनी को लिखिए, क्योंकि मेरे केस में भी मैंने ग्रीवेंस टीम को ही बताया कि सर मुझे जो हालात है मेरा वो काफी मतलब अभी डाउन है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जल्दी चुका पाऊंगा, तो आप मुझे कुछ ऑफर्स दीजिए ताकि मैं इस लोन को क्लोज कर पाऊं। पहले दफा उन्होंने माना नहीं, फिर भी मैंने दोबारा और एक मेल करा मेरा सिचुएशन समझा के, और बाद में वो मान गए दोस्तों। हाँ, सेटलमेंट लेटर जब मैंने बातचीत किया, उनको मेल देने के बाद उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कॉल किया, तब जो मैंने बात किया दोस्तों, मैंने उनसे ये भी कहा मुझे सेटलमेंट लेटर चाहिए और मुझे 3-4 दिन का समय भी चाहिए। आपको भी अगर करना है और आपको समय भी चाहिए और एक सेटलमेंट अमाउंट भी चाहिए, आप कंपनी को खुलकर बता सकते हैं, वो लोग हेल्प जरूर करेंगे। मेरे टाइम पे भी जो सेटलमेंट लेटर में है, उन्होंने कहा कि विद इन 15 डेज ये पेमेंट को चुकाने में हो जाएगा, पर मैं 8वां दिन या 9वां दिन में मैंने वो पेमेंट डाल दिया है, और जो कंफर्मेशन मुझे मिलना चाहिए था वो कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से मुझे मिल गया। दोस्तों, रिकवरी एजेंट के थ्रू कभी भी सेटलमेंट ना करेगा, इस विषय में मैं कह रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों का एक कंप्लेन मेरे पास आ रहा है कि रिकवरी एजेंट बोलते तो है और एक लेटर भी फेक भेज देते हैं। दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ ये सेटलमेंट लेटर आ गया, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ये सब आपको बिल्कुल इग्नोर करना है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं, नहीं तो आपका रुपया पानी में चला जाएगा, आप पानी में बहा देंगे उस रुपया को। हमेशा सेटलमेंट करते वक्त कंपनी के मेल से ही सेटलमेंट लेटर आना चाहिए, और कंपनी के साथ ही वो वार्तालाप करिए। आप जो भी सेटलमेंट का कन्वर्सेशन हो वो एक डॉक्यूमेंटेड रहे ईमेल्स के द्वारा, समझ रहे हैं दोस्तों। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पर्सनल अकाउंट पे सेटलमेंट का अमाउंट मंगवा रहा हो, कभी मत करिएगा। सेटलमेंट हमेशा कंपनी के करंट अकाउंट में ही पैसा जमा करके करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कंपनी मुझे बोल तो रहा था कि सनी आप जाके एप्लीकेशन में कर दीजिए, कि मैंने उनको मना करा कि एप्लीकेशन में काफी डिले, फाइन वगैरह है, अगर मैं उधर देता हूं तो फाइन वगैरह ही कट जाएगा उसमें। तो ये भी भूल आप ना करें, कंपनी के करंट अकाउंट में ही हमेशा करें, और सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद ही करें। ऐसा ना हो कि बातचीत हुआ सिर्फ और आपने पेमेंट ही डाल दिया उधर जाके। कंपनी को बोले कि मुझे करंट अकाउंट चाहिए कंपनी का, और सेटलमेंट लेटर भी चाहिए, और कुछ वक्त भी चाहिए। आप अपना समय के हिसाब से वो वक्त ले सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं उन समय का, अगर आपने इसका लोन टाइमली नहीं दिया तो क्या होगा। दोस्तों, अल्टीमेटली ये भी एक अनसिक्योर्ड लोन के श्रेणी में ही है, ये पर्सनल लोन है। कंपनी के पास आपसे मांगने के अलावा कुछ है तो नहीं। क्या कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है? कंपनी लीगल नोटिस भी भेज सकती है और बाद में लीगल एक्शन भी ले सकती है, पर कोई भी कंपनी नहीं चाहता दोस्तों कि कस्टमर के साथ इस तरीके का व्यवहार करके पैसा लिया जाए, वो भी ये 20, 30, 50 हजार के लिए। वो चाहेगा कि आपके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के ही लोन को क्लोज किया जाए। अल्टीमेट गोल यही है। अगर आपका फाइनेंशियल हालात बिल्कुल ही खराब है और नहीं दे पा रहे, आप अपना समय लीजिए, 4 महीना, 6 महीना, जो भी आप और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सेटलमेंट कराते हो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही सेटलमेंट कराइएगा। मतलब अगर आपका 10,000 का लोन था, ये 50,000 भी चला गया हो, आपको सेटलमेंट 10,000 पर ही मिलना चाहिए। वो 10,000 को आप 5,000 में कराइए, 3,000 में कराइए, वो आपका लक। और आपका, मैं क्या कहूँ, इसमें कुछ कह नहीं सकता, वो आपका भाग्य आप कितने में उसे कराते हैं। दोस्तों, ये एक वीडियो था, जो प्रोसेस मैंने सब कुछ बता दिया आपको। डरे घबराए नहीं इसमें। पहली बात तो ये है कि डरे घबराए नहीं, है नहीं, देंगे कहां से। अगर आपके पास है, थोड़ा थोड़ा करके जब भी रिकवरी एजेंट कॉल करे, जैसे कि मैं एक बात बता देता हूँ, एक गाइडेंस दे देता हूँ आपको। कंपनी को डिफॉल्ट होने के बाद मेल कर देना है। उसके बाद दोस्त क्या करना है, अगर आपके पास होता है कभी ना, जैसे कि आपका 2,000 का ईएमआई है, मान के चलिए 2,000 का ईएमआई आपका है, और आपने जुगाड़ कर लिया और देख रहे हैं कि ऐप में जाके वो पेमेंट कभी भी ना करे, क्योंकि वो 2,000 14-15 दिन में वो बन जाएगा 3,800 करके, 3,800 3,200 बन जाएगा उधर। तो आपको ऐप में कभी पेमेंट नहीं करना है नाभी का। तब आप अपना जो ब्लॉग वगैरह है उसको खोल के रख दीजिए ट्रू कॉलर का, और रिकवरी एजेंट का कॉल रिसीव कर लीजिए। मतलब हाँ, मैं रेडी हूँ पेमेंट के लिए, लेट फाइन हटाओ। वो लोग लेट फाइन हटा देंगे दोस्तों, और आप पेमेंट कर लीजिए।
और अगर आपके पास है नहीं फिलहाल तो वेट फॉर द सेटलमेंट, कुछ नहीं होगा। कंपनी नहीं चाहती है अपना कस्टमर खराब करे या फिर कस्टमर को कोर्ट में घसीटे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पर हाँ, कोई भी विलफुली ना ही तो उनका लोन मतलब डिफॉल्ट करे और ना ही विलफुली सेटलमेंट कराए, ये मैं आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। और एक बात आखिरी में, अगर आपके पास है नहीं, आपका फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस में है, आप इतना ध्यान में रखिएगा, कोई भी लोन कंपनी आपसे फोर्सफुल रिकवरी नहीं कर सकता दोस्तों। अपना समय ले, अपने हालातों को विचार करके अपना जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बिटिया का ख्याल रखें, उनके फीस का ख्याल रखें, अपने माताजी का ख्याल रखें, अपने पिताजी का ख्याल रखें। अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनमें से उभरने की कोशिश करिए। लोन्स को आप बाद में भी चुका सकते हैं, ये मेरा एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। फालतू का टेंशन अपने दिमाग में ना रखिए। अगर आपको टेंशन दे रहा है कोई भी लोन्स आपका हो रहा है, मैं जानता हूँ इसमें टेंशन तो होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग चोर तो नहीं है ना। हमें जब भी किसी को कुछ देना है और नहीं दे पाते तो हमारा जो नींद है वो उड़ जाता है। पर हाँ, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जानता हूँ इन सब में काफ़ी एक मेंटल प्रेशर हो जाता है लोगों में, पर इसे आपको नहीं लेना है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप भूल जाइए कि कहीं पे भी आपका ड्यूज वगैरह है, ओवर ड्यूज वगैरह है। चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा चाहता हूँ और अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।